हेलो एवरीवन। मैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मैनेजमेंट आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैं स्टार्ट करूँगा आज पहला लेक्चर इस चैप्टर का। सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। यानी कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, किसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे, किसको हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलेंगे। यानी कि all those quantities which can be measured directly or indirectly and in terms of which law of physics can be expressed are called as what? Physical quantity। यानी कहने का मतलब, अगर मैं किसी इमोशन की बात करें, अगर मैं सैडनेस की बात करूं, हैप्पीनेस की बात करूं, तो उस किसी में हम क्या कर सकते हैं, केवल इसको महसूस कर सकते हैं, उसको मेजर नहीं कर सकते, उसको मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू में, फार्मूला में। उसको मैं न्यूमेरिक वैल्यू से, किसी इंची टेप से या किसी ऐसी चीज़ से मैं मेजर नहीं कर सकता, तो उसको मैं फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलूँगा। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी उसी क्वांटिटीज को बोलूँगा जो क्या कर सकते हैं, हम उसको मेजर कर सकते हैं। जो क्या कर सकते हैं बच्चा, हम जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, एंड इन टर्म्स ऑफ विच लॉ ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस आर कॉल्ड एज व्हाट? फिजिकल क्वांटिटी। आर कॉल्ड एज व्हाट? फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आ गया? जैसे एग्जांपल में हम बात करें, किसकी बात करें, हम लेंथ की बात करें, मास की बात करें, टेम्परेचर हो गया, स्पीड हो गया, फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, इसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ऐसे लेंथ को हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मैं मेजर कर सकता हूँ, जैसे इंची टेप हो गया, है ना, मीटर स्केल हो गया, इन सबसे मेजर कर सकता हूँ। मास को बच्चा बैलेंस में क्या कर सकता हूँ, मेजर कर सकता हूँ। और साथ साथ इसको मैं किसी भी टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं थर्मामीटर से, है ना। स्पीड को भी मेजर कर सकते हैं। फोर्स में कितना, कहाँ पे कितनी वैल्यू लग रही है, कितने न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, हम मेजर कर सकते हैं। तो ऐसी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को, ऐसी क्वांटिटीज को हम किस क्या नाम देते हैं, हम यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी के नाम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? फिजिकल क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। यानी कि ऐसी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, और जिसका यूज करके, उस फिजिकल क्वांटिटी का यूज करके हम लॉ ऑफ फिजिक्स को हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे जैसे अगर मैं बात करूं, स्पीड की बात करें, अगर मैं बच्चा स्पीड की बात करूं, यहाँ पर स्पीड की बात करूं, तो स्पीड आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लोअर क्लास में क्या पढ़ते आ रहे हो, स्पीड का डिफिनीशन क्या होता है बच्चा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन क्या है, टाइम। डिस्टेंस भी एक टाइप का क्या है, ये लेंथ ही है। डिस्टेंस क्या है, एक टाइप का लेंथ है। और टाइम बच्चा ये, तो ये लेंथ अपॉन टाइम। यानी कि आप देख रहे हो कि स्पीड को एक फार्मूले के टर्म में हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे लेंथ और टाइम के टर्म्स में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। ऐसे बच्चा फोर्स की बात करेंगे हम, तो फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सलेशन। और एक्सलेशन को भी क्या सकते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख सकते हैं। और वेलोसिटी और टाइम को क्या सकते हैं, ये भी मैंने बताया था। स्पीड में अगर मैग्नीट्यूड में लिखूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा, है ना। ऐसे ही हम अलग अलग जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उसको हम लॉ ऑफ फिजिक्स के टर्म में क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं अगर मैं इसकी बात करूं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करें, तो क्या जानते हैं उसमें? उसमें बताया गया था कि एफ इक्वल टू क्या होता है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये भी एक टाइप का क्या है, लॉ ही है ना, यूनिवर्सल लॉ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ है ये पूरा पूरा। इसको किसने दिया था, न्यूटन ने बताया था। किसने बताया था इसके बारे में? न्यूटन ने बताया था। जिसमें मैंने बताया था, उन्होंने बताया था कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल मासेज। फिर यही फोर्स होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन द मासेज, है ना। यही बताया गया था। यानी कि जब इसको कंबाइन करके हम क्या किए, एक लॉ ऑफ फिजिक्स बना दिया हमने। क्या लिया, एक लॉ ऑफ फिजिक्स बना दिया, जिसको किस नाम से जानते हैं हम, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जिसको हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से। यानी कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, अब देखो यहाँ पे कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे यूज किया मैंने। यहाँ पे एक तो मास यूज किया, दूसरा हमने क्या यूज किया बच्चा, डिस्टेंस। दूसरा हमने क्या किया, यूज किया डिस्टेंस। यानी डिस्टेंस यहाँ पे आर लिया है हमने, और मास हमने क्या लिया है, एम लिया हुआ है। यानी कि मास और डिस्टेंस के टर्म में हमने क्या किया, एक लॉ को हमने क्या किया, एक्सप्रेस कर दिया। यानी कि इस तरीके से ऐसी ये सब फिजिकल क्वांटिटी कैसे हो गई, ये सब क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी बोली जाएंगी, फिजिकल क्वांटिटी बोली जाएंगी। और इसी फिजिकल क्वांटिटी का यूज करके मैंने क्या किया, एक लॉ ऑफ फिजिक्स का मैंने क्या किया, इसमें एक्सप्रेशन निकाल लिया, जिसको किस नाम से जानते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, मैंने ये बता दिया है कि ऑल दोस फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली।
मतलब हम डायरेक्ट भी मेजर कर सकते हैं और इनडायरेक्टली भी मेजर कर सकते हैं, और जिसके टर्म में, और इसी फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में, एंड इन टर्म्स ऑफ विच, जिसके टर्म बच्चा लॉ ऑफ फिजिक्स को हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। उन क्वांटिटीज को हम क्या नाम से देते हैं बच्चा, उस क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ लिया, लेंथ ले लिया, मास ले लिया, टेम्परेचर ले लिया, स्पीड ले लिया, फोर्स, इलेक्ट्रिक करंट, ऐसे और भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। तो वो सब कैसी क्वांटिटी है, वो सब फिजिकल क्वांटिटी के नाम से आए। ठीक है, जैसे इमोशंस हो गए, सैडनेस हो गए, हैप्पीनेस हो गए, वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोली जाएंगे, वो सब फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, यानी कि उसको फार्मूला के टर्म में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। यानी कि ऐसे ही क्वांटिटीज को जिसको हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेजर कर पाए, और साथ ही साथ क्या कर पाए, हम उसको साथ साथ हम उसको लॉ ऑफ फिजिक्स के टर्म पे हम क्या कर पाए, उसको लिख पाए। तो ऐसे ही क्वांटिटी को हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो इसको और भी हम क्या बोलते हैं, इसको हम और तरीके से हम बोल सकते हैं, द फिजिकल क्वांटिटी आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द फिजिक्स इन टर्म्स ऑफ विच बेसिक्स लॉ ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मैथमेटिकल फॉर्म। जैसे यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म लिखा था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, है ना। तो इसको इस तरीके से डिफाइन बोल सकते हो कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं किसी भी फार्मूला के लिए, किसी भी मैथमेटिकल फॉर्म्स के लिए, किसी भी मैथमेटिकल फार्मूला के लिए, किसी भी फिजिक्स में जितने भी फार्मूलेस होते हैं, उसका एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, जिसके टर्म्स में हम क्या कर सकते हैं, लॉ ऑफ फिजिक्स को हम बता सकते हैं, लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, है ना। तो ऐसी क्वांटिटी को हम किस नाम जानते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज के नाम जानते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारा इस रिलेटेड कि फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स होते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। एक फंडामेंटल क्वांटिटी बोला जाता है बच्चा, दूसरा क्या बोला जाता है, डिराइव्ड क्वांटिटी बोला जाता है। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है, ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटी जिसको किसी और से डिराइव न किया जाए, और उसको फर्दर क्या न किया जाए, उसको फर्दर किसी दूसरे टर्म में रिजॉल्व न कर पाए। यानी कि अगर मैं मास की बात करूँ, अगर मैं किसकी बात करूँ, मैं मास की बात करूँ, तो मास बच्चा, मास को हम किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से मैं डिराइव नहीं कर सकता, और इसको फर्दर इसको हम क्या कर सकते हैं, फर्दर इसको फिर से मैं इसको किसी दूसरे टर्म में फिजिकल क्वांटिटी में इसको हम लिख नहीं सकते। मास है तो मास ही रहेगा, टेम्परेचर है तो टेम्परेचर ही रहेगा, टाइम है, अगर मैं टाइम की बात करूँ, किसकी बात करूँ, मैं टाइम की बात करूँ, टाइम को बच्चा किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से इसको डिराइव नहीं कर सकते, ये खुद में क्या है, क्वांटिटी है। यानी कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि ये किसी दूसरे पर डिपेंड ना हो। जैसे टाइम है, टाइम किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करेगा, टाइम अपने आप में खुद क्या है, क्वांटिटी है, मतलब खुद का ही अपना क्या है, अपना इसका एक ओरिजिन है, किसी दूसरे से डिराइव करके नहीं डिराइव किया गया, इसको किसी दूसरे से नहीं लिखा गया। ये मास बच्चा, मास भी एक टाइप का क्या है, एक अपना खुद का क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, ये किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करेगा, है ना। तो यही चीज़ हमको फंडामेंटल क्वांटिटी किसको नाम डिफाइन करेंगे, जिससे बच्चा फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी ट्रीटेड एज independent of the other physical quantity and are not usually defined in terms of other physical quantity are called as what, फंडामेंटल क्वांटिटी। नाम ही है ऐसा फंडामेंटल, तो फंडामेंटल मतलब कि ओरिजिन में इसका कोई दूसरा रूप ना हो, अपने आप में क्या हो, यूनिक हो, अपने आप में क्या हो, यूनिक हो। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो अपने आप में यूनिक हो, ना दूसरे से डिराइव कर सकते हैं उसको, ना किसी दूसरे से डिराइव करके इसको लिख सकते हैं। यानी कि अपने आप में ये इंडिपेंडेंट होगा, किसी किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे मैं अगर मास, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, स्पीड की बात करूँ, स्पीड की बात करूँ, तो ये देखो किस पे डिपेंड कर रहा है, ये लेंथ पे डिपेंड करेगा और टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो ये इसको हम फिजिकल क्वांटिटी के बोलेंगे, लेकिन ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, लेकिन लेंथ और टाइम से मिलकर बना हुआ है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या नाम देंगे, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी नाम देंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल में जैसे कौन कौन सी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है बच्चा, एग्जाम्पल में जैसे मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, लुमिनस इंटेंसिटी हो गया, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती है, जिसमें आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के नाम से जानी जाती हैं। इसको किसी दूसरे से डिराइव नहीं किया सकता, अपने आप में यूनिक है, अपने आप में ये सब क्या कैसी क्वांटिटीज है, यूनिक क्वांटिटी है, ये किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता, ये अपने आप में क्या है, कंप्लीट है, ये अपने आप में क्या है, कंप्लीट है। तो ऐसे क्वांटिटीज को हम क्या नाम देते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। इसको अपने नोट्स में लिखना चाहते हो, कैसे लिखोगे, फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी, वो इंडिपेंडेंट होगा अदर फिजिकल क्वांटिटी से, आर एंड आर नॉट यूजुअली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ व्हाट, अदर फिजिकल क्वांटिटी, आर कार्ड इज व्हाट, फंडामेंटल क्वांटिटी। इसमें 7 होते हैं, 7 में कौन कौन सा, ये लर्न कर लीजिएगा, रटा होना चाहिए आपके दिमाग में एकदम बिल्कुल भी इसको। मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, लुमिनस इंटेंसिटी हो गया, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 फिजिकल क्वांटिटी ऐसे होते हैं जिसको हम किस नाम जानते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नाम जानते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट रीडिंग जानेंगे हम क्या, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिसे एक्सप्रेस करने के लिए
किसी दूसरे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की आवश्यकता पड़े, नीड पड़े, यानी कि ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड व्हाट, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। या इसी दूसरे टर्म में हम डिफाइन कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी हुज डिफाइनिंग ऑपरेशन आर बेस्ड ऑन द अदर फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड व्हाट, डिराइव्ड। तो अपने नोट्स में ये दोनों लैंग्वेज ले सकते हो, सबसे सिंपल लैंग्वेज आपके पास समझने के लिए ये लैंग्वेज सही है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको एक्सप्रेस करने के लिए किसी दूसरे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की आवश्यकता पड़ी, तो ऐसे क्वांटिटीज को क्या नाम कहते हैं, डिराइव। देखो नाम ही ये बच्चा क्या है, डिराइव, मतलब ये जब भी होंगे ये किसी दूसरे से डिराइव करके ही आएंगे, ये अपने आप पे यूनिक नहीं होगी, यानी ये फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरे पर डिपेंड करेंगे। जैसे मैं स्पीड की बात किया था, है ना, स्पीड की मैं बार बार स्पीड का ही एग्जांपल ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। स्पीड में मैंने बताया था लेंथ अपॉन टाइम, तो बच्चा स्पीड किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो ये इसको हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में रखेंगे, इसमें किसमें रखेंगे, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में रखेंगे। ठीक है, जैसे वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, एक्सेलेरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, फोर्स क्या होता है, फोर्स का भी मैंने बताया था, मास इनटू क्या होता है, एक्सेलेरेशन। देखो मास पे डिपेंड कर रहा है और एक्सेलेरेशन पे डिपेंड कर रहा है, ये अकेले में खुद में यूनिक नहीं है, यानी कि ये मास पे भी डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर एक्सेलेरेशन पे डिपेंड कर रहा है। इसलिए ये सब जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी लिखी गई है यहाँ पर, स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलेरेशन हो गया, फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, मोमेंटम के लिए क्या होता है, ये पी इक्वल टू मास इंटू लीनियर वेलोसिटी, मास इंटू क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी होता है ना। तो मास इंटू वेलोसिटी ये भी देखो इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है। हाँ, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या नाम देते हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम नाम देते हैं क्या, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी नाम देते हैं। बात समझ में आ गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी। तो पहला हमने सिखाया कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी एंड कैन नॉट बी डिराइव्ड एंड कैन नॉट बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी, है ना। तो ऐसी क्वांटिटी को क्या नाम देते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नाम देते हैं। 7 फिजिकल क्वांटिटीज होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, कौन कौन से, मास, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, लुमिनस इंटेंसिटी हो गया और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये सब कैसी फिजिकल क्वांटिटी है, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बन जाएंगी। वही हमारा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज बाय यूजिंग अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करके क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। देखो ऑल फिजिकल क्वांटिटी अदर देन 7 बेस क्वांटिटीज आर डिराइव्ड क्वांटिटी, यानी कि इन सात को छोड़कर मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, लुमिनस इंटेंसिटी हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इन सबको छोड़कर जितने भी आपको फिजिकल क्वांटिटी मिलेंगी, जितने भी आपको फिजिकल क्वांटिटी देखने को मिलेगी, वो सब कैसे होंगे, वो डिराइव्ड होंगे। कैसे होंगे, डिराइव्ड होंगे। ठीक है, अभी दो और आते हैं, वो फिर सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी नाम जाते हैं, उसको मैं आगे लेक्चर में पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अब बच्चा नेक्स्ट हम जानते हैं मेजरमेंट क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में इसमें हम देखेंगे कि मेजरमेंट होता क्या है ना। तो मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट क्या है, जैसे आपको मैं कर दूं कि जाओ लेंथ लेंथ मेजर करके आओ, तो एक प्रक्रिया है, एक टाइप क्या है, ये प्रोसेस होता है, यानी मेजरमेंट इज नथिंग बट इट इज द प्रोसेस। ये क्या होता है, प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है, कंपेयर करने का प्रोसेस होता है। जैसे मैंने अगर मैं एक कपड़ा ले लेता हूँ, कपड़ा कह दिया, अगर इसको मैं 1 मीटर नाप के लाओ, 1 मीटर नापने के लिए, इसको कपड़े का लेंथ 1 मीटर मेजर करने के लिए आप क्या करोगे, मीटर स्केल उठाओगे, है ना, मीटर स्केल उठाओगे और 1 मीटर क्या करोगे, किसी मतलब एक स्टैंडर्ड यूनिट से, जैसे मैंने कपड़े को हम किस में मेजर करेंगे, मीटर में मेजर करेंगे, किलो में थोड़ी मेजर करेंगे उसको हम, सेकंड में थोड़ी, हम टाइम में थोड़ी देखेंगे, हम उसको हम किस में देखेंगे, किसी एक स्टैंडर्ड एक यूनिट लेंगे हम, जिसको हम क्या बोलेंगे, लेंथ बोलेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, लेंथ। लेंथ का यूनिट कैसा होगा, मीटर होगा। यानी कि अगर कपड़े को मैं मेजर करना होगा मुझे, किसी भी लेंथ का, किसी भी लेंथ मीटर में हमें मेजर करना रहेगा, तो मुझे एक स्टैंडर्ड अमाउंट की आवश्यकता पड़ेगी। उसी स्टैंडर्ड अमाउंट से मैं क्या करूँगा, इसको कंपेरिजन करूँगा। यानी कि अगर मैं ये मीटर स्केल लेता हूँ, अगर मैं एक बार यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, एक मीटर स्केल ले लिया, ये मीटर स्केल, अगर मुझे मेजर करना रहेगा कपड़े को, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, ये कंपेयर करने वाला क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया। ये कंपेरिजन करने वाला इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, मीटर। एक कंपेरिजन करने वाला हमारे लिए क्या हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। अब इसी मीटर स्केल से मैं इस कपड़े को क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा 1 मीटर तक। अगर मुझे 2 मीटर मेजर करना रहेगा, तो इसी मीटर स्केल से मैं 2 बार क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा। 2 मीटर स्केल से क्या करेंगे, कंपेयर करके कपड़े को क्या करेंगे, कट करके 2 मीटर काट के दे देंगे कस्टमर को, है ना। तो वैसे हमारा मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट एक टाइप का क्या होता है, प्रोसेस होता है। क्या करने का प्रोसेस होता है, कंपेयरिंग द फिजिकल क्वांटिटी विद स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ सेम काइंड। ऐसा नहीं है कपड़े को मैं मीटर लेंथ मेजर करना है तो मैं उसको हम किलो में मेजर करके चले आएंगे, ऐसा नहीं है।
अगर मैं आपको बोल दिया 1 केजी शुगर लाओ, 1 केजी चीनी खरीद के लाओ, तो जाओगे, जब आपकी मार्केट में जाओगे, कस्टमर के और दुकानदार के पास जाओगे, कहोगे हम मुझे 1 मीटर क्या दे दीजिए, चीनी दे दीजिए, 1 मीटर मुझे क्या दे दीजिए, शुगर दे दीजिए। ऐसा नहीं है। हम बच्चा उसी फिजिकल क्वांटिटी का कंपेयर करेंगे किससे, उसके सेम काइंड से। सेम काइंड मतलब मीटर वाले को मीटर वाले से ही कंपेयर करेंगे, यानी लेंथ वाले को लेंथ वाले से ही मेजर करेंगे, केजी वाले को मास वाले से ही मेजर करेंगे, और टाइम वाले को टाइम वाले से मेजर करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट है तो इलेक्ट्रिक करंट वाले से ही मेजर करेंगे। मतलब हम जो फिजिकल क्वांटिटी कंपेयर करेंगे, जो भी हम कंपेयर करेंगे मेजरमेंट में, वो हमारा कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम होने को मतलब सेम काइंड का होना चाहिए। सेम काइंड तो समझ रहे हो ना, कि मीटर है तो लेंथ में ही कंपेरिजन करेंगे, मास है तो मास में ही कंपेरिजन करेंगे, टाइम है तो टाइम में ही कंपेरिजन करेंगे। ऐसा नहीं मैं टाइम को मास में कंपेरिजन कर दूं और लेंथ को मास में कंपेरिजन कर दूं, लेंथ को टाइम में कंपेरिजन कर दूं, ऐसा नहीं है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब अपने नोट्स में लिखना चाहते हो कैसे लिखोगे आप इसको, मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ क्या होता है, कंपेयरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करना है विथ अ स्टैंडर्ड अमाउंट। एक स्टैंडर्ड अमाउंट होता है, जैसे मीटर है बच्चा, क्या है ये, मीटर क्या है, एक स्टैंडर्ड अमाउंट है। मुझे कुछ चीज़ मेजर करना होगा तो मीटर में मेजर करेंगे, है ना। जिसको किस नाम से हम जानते हैं, यूनिट नाम। जो स्टैंडर्ड अमाउंट जो भी हम मेजर करेंगे, यानी कि जो भी हम फिजिकल क्वांटिटी जिस स्टैंडर्ड में मेजर कर रहे हैं, उसी स्टैंडर्ड को हम क्या नाम देते हैं, यूनिट नाम देते हैं। उसको हम क्या नाम देते हैं, यूनिट नाम देते हैं। अब देखो यहाँ पर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए मुझे पास दो चीज़ की आवश्यकता होती है। कितनी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, दो चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। एक तो हमारे पास यूनिट, जिसको हमने यहाँ पे दिया क्या, एक स्टैंडर्ड अमाउंट। एक स्टैंडर्ड अमाउंट की में आवश्यकता पड़ेगी, जिसको हम किस नाम जानते हैं, यूनिट के नाम जानते हैं। तो यूनिट क्या होता है बच्चा, कि यूनिट इन विच क्वांटिटी इज मेजर। जैसे हम यहाँ पे लेंथ के लिए, हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर लेंथ की बात करेंगे, तो लेंथ किसी मेजर करोगे, मीटर मेजर करोगे, सेंटीमीटर मेजर करोगे, किलोमीटर में मेजर करोगे, है ना, यही सब में। लेकिन एक स्टैंडर्ड अमाउंट हमारे लिए क्या है, मीटर है। हमारे पास क्या है, मीटर है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी ऐसे में अगर अच्छा चलो ठीक है, मास को देख लेते हैं। मास को मेजर करने के लिए क्या यूज करोगे, केजी यूज करोगे, है ना। और भी सिस्टम्स होते हैं, है ना। एमके सिस्टम में देखोगे, सीजी सिस्टम में देखोगे, एसआई सिस्टम में देखोगे, एफपीएस सिस्टम में देखोगे, तो उसके लिए अलग है। लेकिन हम यहाँ पे भी आपको समझाने के लिए क्या कर रहे हैं, कि मास को अगर मेजरमेंट करना होगा तो मुझे किसमें मेजर करना रहेगा, केजी मेजर करना रहेगा। किसमें मेजर करना रहेगा, केजी में मेजर करना रहेगा। बात समझ रहे हैं? और दूसरी चीज हमें क्या आवश्यकता पड़ेगी, सर, न्यूमेरिक वैल्यू। ऐसे हमने बोल दिया कि तुम जाओ चीनी खरीद के लाओ। हमने बोल दिया था कि जाओ दुकानदार के पास बोलो कि मुझे चीनी दे दो। दुकानदार पूछेगा ना कि भैया आपको कितना चाहिए, पूछेगा नहीं, पूछेगा ऐसे थोड़ी कुतुआ उठा के दे देगा आपको। आप गए दुकानदार से बोले मुझे चीनी दे दीजिए, तो पूछेगा भैया ना कि भैया कितना चाहिए, आधा किलो चाहिए, 1 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए, 4 किलो चाहिए, 5 किलो। तो मुझे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए मुझे दो चीज़ की आवश्यकता पड़ती है बच्चा। पहला क्या है, एक तुम्हारे पास किस स्टैंडर्ड में मुझे मेजर करना है, किस स्टैंडर्ड में उससे जाके मांगूंगा। चीनी को मैं ऐसा नहीं बोलूंगा भैया मुझे 1 लीटर चीनी दे दीजिए। दुकानदार के पास जाऊंगा मैं, ये नहीं बोलूंगा भैया मुझे 1 लीटर चीनी दे दीजिए, भैया मुझे 1 मीटर चीनी दे दीजिए। उससे एक स्टैंडर्ड बताऊंगा। क्या बताऊंगा, उसका स्टैंडर्ड बताऊंगा, किस स्टैंडर्ड में मुझे मेजर करके दोगे। तो उससे आप जाके बोलोगे कि भैया मुझे 1 किलोग्राम चीनी दे दीजिए, यानी कि 1 केजी हमें क्या चीनी। तो मैंने एक स्टैंडर्ड बता दिया, मुझे केजी में चाहिए। वो सामान हम जो हम सामान लेने गए हैं, वो सामान हम किस में मेजर करेंगे, किसमें बताएंगे उसको, भैया मुझे 1 केजी चीनी दे दीजिए। तो 1 केजी हो गया बच्चा क्या, उसकी न्यूमेरिक वैल्यू। और ये जो केजी आपने बताया वो उसका स्टैंडर्ड हो गया। उसका क्या हो गया, स्टैंडर्ड, जिसको किस नाम से जानते हैं बच्चा, यूनिट। यानी कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिस स्टैंडर्ड में मेजर किया जाएगा, जिस स्टैंडर्ड में मेजर किया जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट बोलेंगे। और जो जितना अमाउंट आपको चाहिए, जितना अमाउंट आपको चाहिए, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी, यानी जो क्वांटिटी आप मांग रहे हो दुकानदार के पास जाके, 1 केजी चीनी हो गया, 1 मीटर कपड़ा हो गया, 4 मीटर कपड़ा हो गया, तो उसके लिए कुछ न्यूमेरिक वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी नहीं पड़ेगी। ऐसा थोड़ी कि आप कपड़ा खरीदने जाओगे दुकानदार के पास, कहोगे भैया मुझे कपड़ा दे दीजिए, अब वो पूछेगा भैया कितना मीटर चाहिए, 4 मीटर, 5 मीटर, 4 मीटर, 8, 10 मीटर, कितना मीटर चाहिए। तो जो आपने न्यूमेरिक वैल्यू यूज किया, जो आपने न्यूमेरिक वैल्यू यूज किया, एक तो ये यूज बताने के लिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक तो न्यूमेरिक वैल्यू आवश्यकता पड़ी, और दूसरा हमारा एक स्टैंडर्ड बताना पड़ा कि मुझे किस स्टैंडर्ड मुझे वो क्वांटिटी चाहिए। वो स्टैंडर्ड हमारा क्या है, यूनिट है। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए मुझे दो चीज की आवश्यकता पड़ेगी। पहला क्या है, यूनिट है, दूसरा हमारे पास क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू है। न्यूमेरिक वैल्यू इसी बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी।
द नंबर ऑफ टाइम्स द यूनिट इज कंटेंट इन गिवन फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि ये कितनी बार यूनिट है, जैसे मैंने 2 kg बोल दिया, तो इसे ये जो केजी है, जो यूनिट है, कितनी बार आया है उसमें, 2 बार आया है। यानी जब उससे मांगूंगा तो 1 kg करके मुझे पूरा मिला करके मुझे 2 kg निकाल के देगा, है ना। यानी कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम सिंपली अगर फार्मूला बताऊं आपको, अगर फार्मूला के टर्म में लिख पाते हैं तो कैसे लिखेंगे कि बच्चा मेजर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करने के लिए मुझे क्या आवश्यकता पड़ेगी, एक तो मेरे पास क्या आवश्यकता पड़ेगी, एक तो न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पड़ेगी इनटू साइज ऑफ यूनिट, इनटू साइज ऑफ यूनिट। यानी क्या मतलब कि आप सेंटीमीटर में मांग रहे हो कि मीटर में मांग रहे हो कि किलोमीटर में मांग रहे हो, किससे मांग रहे हो, मिलीमीटर में मांग रहे हो, किस में मांग रहे हो कोई चीज, यानी कि वो साइज ऑफ यूनिट क्या है, इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे इसी चीज को फॉर्मूला टर्म में। तो जो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, क्यू स्टैंड फॉर फिजिकल क्वांटिटी, क्यू स्टैंड फॉर फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करने के लिए एक तो न्यूमेरिक वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी जिसको मैं एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर, साथ साथ बच्चा किस स्टैंडर्ड में चाहिए, यानी कि यूनिट चाहिए, यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पे सिंबल बोल दे रहा हूँ यहाँ पर, न्यूमेरिक वैल्यू इनटू यूनिट, जिसको हम यहाँ पे लिखे हैं साइज ऑफ यूनिट। अगर यूनिट हमारा सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, मीटर है, कैसा है ना, इसको हम क्या करेंगे मैथमेटिकली एक्सप्रेस इस तरीके से करेंगे। मैथमेटिकली हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे इसको, मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे, ये हमारे लिए फॉर्मूला निकले, यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए मुझे 2 चीज की आवश्यकता पड़ेगी, एक हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू होना चाहिए और हमारे पास यूनिट। जैसे मैं आप एग्जांपल आपको दिया हूँ यहाँ पर, जैसे लेंथ ऑफ द रूम 6 मीटर दिया हुआ है, किसी रूम का लेंथ कितना है, 6 मीटर है, तो लेंथ ऑफ द रूम का बच्चा फिजिकल क्वांटिटी क्या है, लेंथ है, यानी क्यों हमारे पास क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी जो हमारे पास लेंथ है, फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, लेंथ, लेंथ दिया हुआ फिजिकल क्वांटिटी, इसको मेजर करने के लिए मेरे पास देखो क्या, एक न्यूमेरिक वैल्यू बचा जिसको मैं एन बोला, फिर मुझे किस स्टैंडर्ड में चाहिए, मुझे किस स्टैंडर्ड में मुझे मेजर करना है, मीटर में मेजर करके बताना है, ये हमारे लिए क्या हो गया, यूनिट हो गया, ये हमारे लिए क्या हो गया, यूनिट हो गया, ये हमारे लिए क्या हो गया, न्यूमेरिक वैल्यू हो गया, यहाँ पे पूरा लिख दे रहा हूँ मैं, ये क्या है आपके लिए, ये है न्यूमेरिक वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू, यानी कि ये जो मीटर है कितनी बार आपको इंट्रोड्यूस किया गया, कितनी बार उसको मेजर किया गया, 6 बार करके इसको न्यूमेरिक वैल्यू हो गया, यानी हाउ मेनी टाइम्स इट इज मेजर, यहाँ पे लिखा हुआ है ना देखो कि कितनी टाइम्स, कि द नंबर ऑफ टाइम्स दैट यूनिट इज कंटेंट इन द गिवन फिजिकल क्वांटिटी, जो यूनिट है कितने नंबर ऑफ में इंट्रोड्यूस किया गया है यहाँ पर, कितनी बार यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ टाइम्स क्या किया गया, कंटेंट रखा है ये यूनिट, बात समझ में आए। अब देखो इसी को मैं लिखना चाहूँ, इसी सेम फिजिकल क्वांटिटी को अगर मैं किस में लिखना चाहूँ, मैं अगर मैं लिखना चाहूँ सेंटीमीटर, तो 1 मीटर कितना होता है, सेंटीमीटर, आप देख रहे हो यहाँ पर 600 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि आपने क्या देखा, ये भी यहाँ पे क्या है, ये भी तो सेम तरीके से हम बोल सकते हैं ना, यहाँ पर अगर बोलेंगे हम सेम तरीके से बोलेंगे, दिस वर्ड न्यूमेरिक वैल्यू, दिस वर्ड यूनिट, यहाँ पे बोल दे रहा हूँ क्या, न्यूमेरिक वैल्यू है और ये क्या है, यूनिट है, साइज ऑफ यूनिट लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक, साइज ऑफ यूनिट लिख लो, यहाँ पे ऐसे लिख लो, साइज ऑफ यूनिट ही बोल देता हूँ, साइज ऑफ यूनिट। तो आपने एक नोटिस किया आपने कि अगर मैं फिजिकल क्वांटिटी की बात करूँ यहाँ पर, जो फिजिकल क्वांटिटी देखो, फिजिकल क्वांटिटी तो वही है, जैसे मैं चीनी लेने गया हूँ, चीनी का चीनी ही रहेगा ना, अगर मैं लेंथ ऑफ रूम की बात करूंगा, तो लेंथ ऑफ रूम जो है बच्चा, जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है, लेंथ ही है, अब लेंथ को मैं सेंटीमीटर में बताया और किस में बताया, मीटर में बताया, तो फिजिकल क्वांटिटी की जो मेजरमेंट है, जो फिजिकल क्वांटिटी तो कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है, मेरी बात समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, जो बच्चा मैंने यहाँ पे क्यों हमारा क्या है, लेंथ है, लेंथ को मैंने बोला है 6 मीटर और इसी को बोला है मैंने 600 मीटर, जो लेंथ है दोनों केस में, इसमें भी लेंथ ही तो मेजर कर रहे हैं, कुछ और तो नहीं चेंज कर दे रहे कि हम 600 मीटर बोल रहा हूँ, 6 मीटर बोल रहा हूँ, 600 सेंटीमीटर बोल रहा हूँ, तो कुछ और फिजिकल क्वांटिटी नहीं, फिजिकल क्वांटिटी वही है, लेंथ ही है, यानी कहने का मतलब जो हमने न्यूमेरिक वैल्यू लिखा हुआ था यहाँ से एन इंटू यू, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, एन इक्वल टू क्यू अपान यू, जहाँ बच्चा ये क्यू क्या है, क्यू यहाँ क्या है, ये क्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, क्यू यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ये हो जाएगा
कांस्टेंट अपान यू। अच्छा, इसको और क्या, अगर ये कांस्टेंट होता है तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान यू लिख सकते हैं। हाँ, इसको और अच्छे से लिख देता हूँ आपको, n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान यू, है ना। ये क्या हो गया, तो आपको यहाँ से क्या पता चला, जो न्यूमेरिक वैल्यू है, जो न्यूमेरिक वैल्यू है यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यही देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, द न्यूमेरिक वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ यूनिट। साइज ऑफ यूनिट आपको दिख रहा है यहाँ पर, जो न्यूमेरिक वैल्यू बच्चा क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ यूनिट्स। कैसे, यानी कहने का मतलब कि अगर न्यूमेरिक वैल्यू छोटी है, अगर न्यूमेरिक वैल्यू क्या है, छोटी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 6 मीटर, और यहाँ मैंने लिखा हुआ है बच्चा 600 सेंटीमीटर। यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू क्या है, छोटी है, और यहाँ पे यूनिट क्या है, बड़ी है, यानी साइज ऑफ यूनिट यहाँ पे बड़ी है और न्यूमेरिक वैल्यू क्या छोटी। लेकिन जैसे मैंने साइज ऑफ यूनिट छोटी की, न्यूमेरिक वैल्यू क्या हो गई, बड़ी हो गई। यानी कि अगर यूनिट छोटा है तो न्यूमेरिक वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा। अगर अगर न्यूमेरिक वैल्यू क्या है, छोटा है, तो यूनिट उसका क्या होगा, बड़ा होगा। यानी कहने का मतलब, एग्जांपल मैंने यहाँ पे 6 मीटर बोला है, तो 6 मीटर क्या बच्चा, बड़ी यूनिट है। मीटर इज व्हाट, मीटर क्या है, बिग यूनिट है। और सेंटीमीटर क्या है बच्चा, स्मॉलर यूनिट है, स्मॉल यूनिट है ना। लेकिन आपने देखा कि न्यूमेरिक वैल्यू क्या है, बड़ी वाली यूनिट के साथ छोटी वैल्यू है, लेकिन जब छोटी यूनिट लिखा तो उसके साथ हमने न्यूमेरिक वैल्यू क्या किया, बढ़ा दिया। यानी कहने का मतलब यहाँ पे मुझे साफ साफ हमें बताना है कि अगर न्यूमेरिक वैल्यू बड़ी हो रही है तो यूनिट क्या होगा उसका, छोटा होगा। अगर न्यूमेरिक वैल्यू छोटी हो रही है तो यूनिट उसका क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे साफ साफ दिखाया है, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, समझ सकते हो यहाँ पर। ये देखो, देखो मीटर क्या है, बड़ा यूनिट है, तो न्यूमेरिक वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा। सेंटीमीटर क्या है, छोटी यूनिट है, मीटर के कंपेरिजन में सेंटीमीटर क्या है, छोटी यूनिट है, तो उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट में रखा है न्यूमेरिक वैल्यू वो क्या हो गया, बड़ा हो गया। दिख रहा है आपको। यानी कि ओवरऑल जो हमारा क्यू है, क्यू तो कांस्टेंट ही रहेगा, लेंथ लेंथ ही रहेगा, लेंथ की साइज घट नहीं जाएगी। अगर मैं सेंटीमीटर मेजर मेजर करूंगा तो उसकी लेंथ की साइज घट जाएगी, तो अगर मीटर मेजर करूंगा सेल्फ साइज बढ़ नहीं, ऐसा नहीं। लेंथ हमारा वही रहेगा, रूम का जो लेंथ है वही रहेगा, लेंथ जो है रूम का बच्चा वही रहेगा। लेकिन जो लिखने का तरीका है यहाँ पर, कि अगर मैं बड़ी यूनिट यूज करके लिखूंगा तो न्यूमेरिक वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, छोटी मिलेगा। अगर मैं छोटी यूनिट यानी साइज ऑफ यूनिट जैसे घटाऊंगा मैं, यानी छोटा साइज करूंगा यूनिट का, वैसे मुझे जो न्यूमेरिक वैल्यू रहेगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, यहाँ पर ये चीज देखो, तो न्यूमेरिक वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ यूनिट। कैसे लिख दिया मैंने, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मैंने क्या किया, डिस्कस किया है। जो क्वांटिटी होती है बच्चा, फिजिकल क्वांटिटी का जो रहता है वो कांस्टेंट ही रहेगा। लेकिन जब यूनिट हम चेंज करेंगे, साइज ऑफ यूनिट चेंज करेंगे, तो न्यूमेरिक वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगर साइज ऑफ यूनिट बच्चा कम है, छोटा कर रहे हैं, तो न्यूमेरिक वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। अगर साइज ऑफ यूनिट को हम बड़ा कर रहे हैं, जैसे मीटर में मेजर करेंगे, तो साइज ऑफ जो न्यूमेरिक वैल्यू है बच्चा वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो मैंने लेंथ का एग्जांपल लेके समझाने की पूरी कोशिश किया हुआ है, आपको समझ में आया होगा आई होप। तो इसको मैं एक तरीके से लिख सकता हूँ बच्चा, कि हम क्या लिख सकते हैं कि इफ n1 n2 बी द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जैसे n1 हमने क्या लिया था यहाँ पर, n1 हमारे पास क्या था यहाँ पर, 6 था, है ना। और n2 हमारे पास क्या था यहाँ पर, 600 था। देखो n1 ही हुआ। अब देखो ऐसे यूनिट हमारे लिए, इसके करस्पॉन्डिंग यूनिट हमारे पास क्या था बच्चा, मीटर था, और इसके करस्पॉन्डिंग यूनिट हमारे पास क्या था, सेंटीमीटर था। लेकिन जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी थी वो तो सेम थी ना, यानी कि लेंथ तो लेंथ ही था ना। ऐसा थोड़ी कि लेंथ से केजी में बन गया, केजी से सेंटीमीटर, केजी से हमारा किस में आ गया, टाइम में आ गया, टाइम से ऐसा नहीं। लेंथ का लेंथ में ही था, यानी फिजिकल क्वांटिटी हमारी क्या थी, कांस्टेंट थी। फिजिकल क्वांटिटी हमारी कांस्टेंट थी, इसका हम लिख सकते हैं Q बराबर n1 u1 इक्वल टू n2 u2। आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज, कि मेजरमेंट होता क्या है, मेजरमेंट क्या हो सकता है, क्यों पढ़ी, है ना। यानी कि हमें ये यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है चैप्टर में, पहला चैप्टर आपको यही पढ़ाया जा रहा है इलेवेंथ में। यानी कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना होगा, एक्सप्रेस करना होगा, तो हम कैसे मेजरमेंट करेंगे उसका, कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कैसे मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन देंगे उसको, पूरा पूरा इसी चैप्टर में आपको डिस्कस करने को मिलेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि पहला हमने क्या डिवाइस किया बच्चा, कि फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, कि ऐसी क्वांटिटी जो जो मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और साथ साथ इन टर्म्स ऑफ विच, जिसके टर्म पे बच्चा हम लॉ ऑफ फिजिक्स को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको समझाया था यहाँ पे क्या, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जैसे यहाँ पे मास क्या है, मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, आर क्या है, लेंथ है, फिजिकल क्वांटिटी।
इन दोनों का यूज करके मैंने क्या यूज किया, एक लॉ ऑफ फिजिक्स के टर्म में हमने क्या किया, इसको एक्सप्रेस कर दिया, एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन दे दिया। तो ऐसे क्वांटिटीज को हम क्या नाम देंगे, हम फिजिकल क्वांटिटी नाम देंगे, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, लेंथ को मेजर कर सकते हैं, मास को मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, स्पीड को, लेकिन इमोशंस को हम मेजर नहीं कर सकते। हम महसूस कर सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं, सैडनेस, हैप्पीनेस, ये सब हम रियलाइज कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन हम मेजर नहीं कर सकते। हम इसको किसी मैथमेटिकल फार्मूला में इसको एक्सप्रेस नहीं करते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में इसको नहीं लिख सकते। लेकिन जब ये सब लेंथ की बात आएगी, लेंथ डिस्टेंस की बात आएगी, टाइम की बात आएगी, तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम क्या सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो ऐसी क्वांटिटी को क्या नाम देते हैं, फिजिकल क्वांटिटी नाम देते हैं, है ना। ये एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह ऐड करता है किसी फिजिक्स में बच्चा ये कैसे ऐड करता है, एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह ऐड करता है ना। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फिजिक्स इन टर्म्स ऑफ विच बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस। तो ये हमने बताया। फिर हमने बताया किसके बारे में, कि फिजिकल क्वांटिटी दो तरीके का होता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है ना। अब इसे कैसे होते हैं, इसमें 7 होते हैं, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये फिर हमने बोला डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करके डिराइव की जाती है क्वांटिटीज, उसको हम किस नाम से जानते हैं बच्चा, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी नाम से जानते हैं। जैसे स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, एक्सेलरेशन, और भी ऐसे मामले में आते हैं। वो जितने जितने भी डिराइव होंगे, जिसमें जिसमें फंडामेंटल यूनिट्स का यूज करके, फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करके डिराइव किया जाएगा, वो सब कैसे क्वांटिटीज होंगे, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होंगे। ठीक है। अब फिर हमने बताया था किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए मुझे मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। मेजरमेंट क्या होता है, एक प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग होता है बच्चा, यानी प्रोसेस ऑफ क्या होता है, कंपेरिजन होता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करना है किसी स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ सेम काइंड, जैसे मीटर का लेंथ में ही हम कंपेयर करेंगे, मास को मास में ही कंपेयर करेंगे, टाइम को टाइम में ही कंपेयर करेंगे। तो हमारा जो टाइम है, टाइम जो स्टैंडर्ड है, टाइम को स्टैंडर्ड में क्या होता है, हम सेकंड मेजर करेंगे। लेंथ को हम इसका स्टैंडर्ड में किस स्टैंडर्ड मेजर करेंगे, मीटर में मेजर करेंगे। तो जो हम जिसको हम सेम काइंड यानी कि स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ सेम काइंड से जो हम कंपेरिजन करेंगे किसी फिजिकल क्वांटिटी को, उसका जो प्रोसेस कहलाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, मेजरमेंट कहलाएगा। यानी मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड, फिजिकल क्वांटिटी विथ अ स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ अ सेम काइंड, जिसको हम किस नाम जानते हैं, यूनिट के नाम जानते हैं। फिर हमने बोला था किसी भी मेजरमेंट के लिए मुझे दो चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, एक तो बच्चा यूनिट जिसमें फिजिकल क्वांटिटी क्या किया जाएगा, मेजर किया जाएगा, दूसरा न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन में लिखना चाहते हो यहाँ पे लिख सकते हो, इसको अपने नोट्स में लिख लेना, फार्मूला के रूप में। ये दिस इज द फार्मूला। किसी भी मेजर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है तो उसमें दो आवश्यकता पड़ेगी, एक न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी और साइज ऑफ यूनिट। अब हमने बोला कि साइज ऑफ यूनिट की बात आएगी, तो जैसे मैंने यहाँ पे अगर छोटी यूनिट होगी तो न्यूमेरिक वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। अगर बच्चा बड़ी यूनिट होगी तो न्यूमेरिक वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ यूनिट। इसके बारे में डिस्कस किया था। फिर मैंने आप यहाँ समझाने की कोशिश किया यहाँ पर क्या कैसे है। फिर मैंने इसको एक फार्मूले के रूप में लिखने किया कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम इसी बराबर मैंने n3 u2 भी लिख सकते हैं। यानी कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी होगी वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। हम यूनिट न्यूमेरिक वैल्यू चेंज होती जाएगी, अगर न्यूमेरिक वैल्यू बड़ी होती जाएगी तो साइज ऑफ यूनिट क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। न्यूमेरिक वैल्यू छोटी होती जा रही है बच्चा, तो साइज ऑफ यूनिट क्या होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि फिजिकल यूनिट होती क्या है, फिजिकल यूनिट क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। थैंक यू।